This is lecture number first of wave optics and in this part कुछ हम बेसिक्स पढ़ेंगे जो हम वेव ऑप्टिक्स पढ़ते वक्त उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक पॉइंट याद रखिएगा, जो आपका लाइट होता है ना, लाइट आपको पता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं, चाहे आप लाइट मतलब विजिबल की बात करते हैं, विजिबल लाइट, चाहे एक्सरे की बात करिए, गामा रेज की बात करिए, सारे जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं दोज आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अच्छा, ये जो ट्रांसवर्स वर्ड है, एक इसी का मिलता जुलता वर्ड होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। एक तो ट्रांसवर्स वेव, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, जिधर वेव प्रोपेगेट कर रहा होता है, मान लीजिए वेव आपका प्रोपेगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, ठीक है, तो जिधर वेव प्रोपेगेट कर रहा होता है तो जो मीडियम के पार्टिकल होते हैं वो उसके परपेंडिकुलर वाइब्रेट करते हैं। वेव का प्रोपेगेशन है एक्स डायरेक्शन में और मीडियम के जो पार्टिकल होंगे वो वाइब्रेट करेंगे वाई डायरेक्शन में, तो दोनों परपेंडिकुलर हुए, तो ऐसे वेव को हम ट्रांसवर्स वेव बुलाते हैं। लेकिन लॉन्गिट्यूडनल वेव में क्या होता है, वेव का प्रोपेगेशन जिस डायरेक्शन में होता है, यहां से आप देख सकते हैं एक्स डायरेक्शन में वेव का प्रोपेगेशन हो रहा है, पर जो मीडियम के पार्टिकल हैं वो भी वेव के डायरेक्शन में ही वाइब्रेट करते हैं एक्स डायरेक्शन में, तो ऐसे वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बुलाते हैं। ठीक है, अब वेव होता क्या है, वेव क्या होता है कि जो अगर आपको एनर्जी का ट्रांसफर करना है बिना मीडियम पार्टिकल को डिस्टर्ब किए हुए, उसको बुलाते हैं वेव। तो वेव क्या है, इट इज एनर्जी ट्रांसफर मेथड in which energy is transferred from one place to another place without transportation of matter। जिस बेसिकली मैटर में जिस जगह पे आपको एनर्जी का ट्रांसफर करना है बिना उसके पार्टिकल को डिस्टर्ब किए, बिना उसके पार्टिकल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाए, उसको बुलाते हैं वेव। ठीक है, अच्छा, हम बेसिकली पढ़ेंगे ट्रांसवर्स वेव, जिसमें वेव जा तो रहा था एक्स डायरेक्शन में, पर पार्टिकल जो है मीडियम का वो वाई डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा था। तो जब हम ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन पढ़ते हैं, तो वहां एक इक्वेशन पढ़ते हैं जिसको हम ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन बुलाते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। ये तो वेव इक्वेशन है। अब इसमें जो भी टर्म्स है उसका सिग्निफिकेंस समझिए। सो आपके पास वेव इक्वेशन है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। तो सुनिए, ये जो y है ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम का पार्टिकल जो है वो किधर वाइब्रेट कर रहा है। आपको पता है ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। तो अगर मीडियम का पार्टिकल वाई एक्सिस में वाइब्रेट कर रहा है तो ये y उसी को डिनोट करता है। जो कैपिटल है ये बताता है एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव का मतलब कि आप मान लीजिए ये आपके पास एक वेव है, तो ये आपका मीन पोजीशन है, ये जो लाइन है वो आपको मीन पोजीशन बताता है। तो मीन पोजीशन से वेव कितना ऊपर गया, उसका मैक्सिमम डिस्टेंस कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, उसी को एम्पलीट्यूड कहते हैं। और ये जो पूरा टर्म है ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव, इसको बुलाते हैं हम फेज। ठीक है, तो फेज क्या है, ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। अगर आपको पता करना है कि वेव किधर जा रहा है, एक तो वाई क्या बता रहा है, मीडियम पार्टिकल किधर वाइब्रेट कर रहा है। अगर आपको निकालना है कि वेव किधर वाइब्रेट कर रहा है, वेव किधर जा रहा है, वेव का डायरेक्शन किधर है, तो आप क्या करिए, ये जो फेज है उसको जीरो के इक्वल कर दीजिए। जीरो के इक्वल करिएगा तो ये जो एक्स है यही बताता है कि वेव किधर मूव कर रहा है। ये एक्स क्या बताता है कि वेव किधर मूव कर रहा है। तो देखिए एक्स पॉजिटिव आ रहा है, यानी वेव पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है और पार्टिकल कहां जा रहे हैं, वाई में वाइब्रेट कर रहे हैं। एक तो आप ऐसे सोच सकते हैं, एक आप सोच सकते हैं ओमेगा टी और के एक्स का साइन देख के। यहां देखिए ओमेगा टी का साइन है पॉजिटिव और के एक्स का साइन है नेगेटिव। तो अगर इन दोनों का साइन उल्टा हो, ऑपोजिट हो, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमेशा याद रखिएगा वेव प्लस एक्स में जाएगा। और अगर इन दोनों का साइन सेम हो, साइन सेम मतलब इसका भी नेगेटिव इसका भी नेगेटिव, या इसका भी पॉजिटिव इसका भी पॉजिटिव, तो इन दोनों केस में वेव माइनस एक्स एक्सिस में जाएगा। समझ में आया, एक तो ये तरीका, एक ये तरीका। अगर आप यहां पे t इक्वल टू जीरो रखते हैं, x इक्वल टू जीरो रखते हैं, इसका क्या मतलब है, हाँ आप ओरिजिन पे हैं, यहां पे ओरिजिन पे t इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो, तो जब आप इसमें t इक्वल टू जीरो x इक्वल टू जीरो रखिएगा तो आपका वैल्यू ये आएगा फाइव के बराबर, क्योंकि ये दोनों टर्म खत्म।
तो फाइव के बराबर आएगा, इसको बुलाते हैं इनिशियल फेज। तो आपका ये इक्वेशन है, आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखिए। जो ओमेगा है इसको हम बुलाते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा क्या क्या नाम है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा होता है 2πf या 2π/t, और ये जो f है इसको फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। अब ध्यान से सुनिए, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। कई बार आपको, अब पहली बात पहचानिएगा कैसे कि कौन फ्रीक्वेंसी है कौन एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, यूनिट से पहचानिएगा। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्स। हर्ट्स मतलब जैसे 1 हर्ट्स होता है 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, आपको बोला 1 वाइब्रेशन पर सेकेंड, 1 ऑसिलेशन पर सेकेंड, 1 साइकिल पर सेकेंड, 1 रोटेशन पर सेकेंड। तो ये बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रीक्वेंसी के बारे में पूछ रहा है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। तो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसे बोले कि एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है 5 हर्ट्ज, या एक पार्टिकल है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशन पर सेकेंड, याद रखिएगा मैंने टर्म क्या यूज किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, आपको कंफ्यूज कर सकता है। आपको बोला कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी पार्टिकल का है 5 वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो आप ओमेगा नहीं लीजिएगा, उसको आप फ्रीक्वेंसी लीजिएगा, क्योंकि यूनिट पे देखिएगा, यूनिट आपको वाइब्रेशन पर सेकेंड है और ये फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। तो ये आपको एफ का वैल्यू गिवन है, ना कि ओमेगा से, तो ऐसे आपको कंफ्यूज करेगा, ये पॉइंट याद रखिएगा। के को हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट बुलाते हैं, जिसका वैल्यू होता है 2π/λ, लैम्डा वेवलेंथ, वी वेलोसिटी, वेव का वेलोसिटी, v = n लैम्डा, n फ्रीक्वेंसी होता है। के को 2π/λ लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करिए, फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करिए, तो के हो जाएगा ω/v। v क्या है? वेव का वेलोसिटी, और v को यहां से लिख सकते हैं ω/k, और v = n लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए। फिर इंटेंसिटी ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है 2π² f² a² ρ × v। यहाँ पे a क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, रो क्या है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और v क्या है? वेलोसिटी ऑफ वेव। तो यहां से आप देख सकते हैं। और एक और आपको पता है इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या जिसको पावर अपॉन एरिया भी बुलाते हैं। एनर्जी पर यूनिट टाइम को पावर बुलाते हैं, तो इंटेंसिटी हो गया पावर अपॉन एरिया। तो यहां से इंटेंसिटी का एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, ठीक है। अब नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, फेज डिफरेंस डेल्टा फाई, एंड टाइम डिफरेंस डेल्टा टी। तो ये रिलेशन होता है डेल्टा एक्स अपॉन लैम्डा, डेल्टा फाई अपॉन 2π, एंड डेल्टा टी अपॉन टी। ये क्या है? टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक पॉइंट सोर्स है, तो पॉइंट सोर्स से आपको पता है लाइट हर एक डायरेक्शन में निकलेगा। तो ये जितने भी पॉइंट है, आर डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट है, ठीक है, इन सबको बुलाते हैं कि सेम लोकस, सेम लोकेशन पे पॉइंट है। तो यहां से जो इन मिलाने वाले पॉइंट को, उसको बुलाते हैं वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है? इट इज द लोकस ऑफ सेम फेस पॉइंट अराउंड लाइट सोर्स, इज कॉल्ड वेव फ्रंट। अलग अलग तरह के वेव फ्रंट होते हैं, जैसे पॉइंट सोर्स से बनने वाला या स्फेरिकल सोर्स से बनने वाला वेव फ्रंट को हम स्फेरिकल वेव फ्रंट कहते हैं, ठीक है। अब इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें क्या होगा कि जो बेसिकली एक ही लोकेशन पे, एक ही डिस्टेंस पे जो पॉइंट होंगे, तो इन दोनों पॉइंट में क्या होगा? जो फेज डिफरेंस होगा वो तो 0 होगा, लेकिन कोई दो वेव फ्रंट पे, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसका फेज डिफरेंस कुछ होगा। तो हम ऐसा बोलते हैं कि फेज डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑन द सेम वेव फ्रंट इज 0, बट फेज डिफरेंस बिटवीन 2 डिफरेंट वेव फ्रंट इज नॉन 0। और एक सिंगल सोर्स से आप देखिए इनफाइनाइट वेव फ्रंट बन सकता है, इनफाइनाइट। तो सिंगल सोर्स प्रोड्यूसेस इनफाइनाइट वेव फ्रंट, ठीक है। और लाइट रे जो होगा वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा सरफेस ऑफ वेव फ्रंट, तो ये भी याद रखिएगा। और शेप ऑफ वेव फ्रंट डिपेंड करेगा सोर्स, जैसे अभी आपके पास पॉइंट सोर्स था, तो शेप ऑफ वेव फ्रंट कैसा था? स्फेरिकल, ठीक है। तो अब देखिए, इसमें देखिए इंटेंसिटी होता है पावर अपॉन एरिया। अब ये जो पॉइंट सोर्स है वो स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है, और स्फीयर का एरिया होता है 4πr²। तो इंटेंसिटी हो गया पावर अपॉन 4πr²। तो यहां से देखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, और एक इंटेंसिटी होता है 2π² f² a² ρ × v। तो यहां से देखिए इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और एक पर क्या है? इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r का स्क्वायर। किसके लिए? स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। किसके लिए? स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा, तो a इज इक्वल टू k'/r। तो अगर आपसे पूछे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट के लिए आप वेव इक्वेशन लिखिए,
तो ये तो आपको बताता है कि मीडियम का पार्टिकल किधर जा रहा है। यहां आप लिखते थे एम्पलीट्यूड, तो क्या आप एम्पलीट्यूड के जगह पे ये लिख सकते हैं? बस ये वेव इक्वेशन आ गया। नेक्स्ट आपके पास होता है लीनियर या सिलेंड्रिकल सोर्स। लीनियर सिलेंड्रिकल सोर्स, मान लीजिए ये आपके पास ट्यूब लाइट है, तो इससे जो बेसिकली लाइट निकलेगा वो ऐसे निकलेगा, तो इससे जो वेव फ्रंट बनता है उसको बुलाते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। और यहां जो इंटेंसिटी लिखेंगे पावर अपॉन एरिया, आपको पता है एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर इंटू तो यहां से देखिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। और इंटेंसिटी होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, और इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहां देखिए एम्पलीट्यूड जो आएगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√r, ठीक है। और इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो यहां से अगर आप वेव इक्वेशन लिखते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट के लिए, तो यहां एम्पलीट्यूड के जगह पे क्या लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा, k डैश अपॉन √r, तो एम्पलीट्यूड के जगह पे ये लिख सकते हैं, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगा।